हेलो टू एवरीवन। शुरुआत करते हैं हम हमारे पर्यावरण सीरीज के एक और नए चैप्टर का, जिसका नाम है जैव विविधता। इससे पूर्व 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो चलिए समझते हैं जैव विविधता। और स्वागत है आप सभी का स्वराज IAS में, और मैं आपका अपना क्रांति सर। तो जैव विविधता में हमें क्या समझना है, तो पहले तो हम इसे परिभाषित करेंगे कि जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इसे कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, जैव विविधता की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन करिए कि एक पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है, इसे देखिए, आपने एक पृथ्वी लिया। अब इस पृथ्वी में जितने भी आपके पास जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं जो कि जीवित है, उन सभी जीवित जीव जंतुओं के लिए सामूहिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है शब्द जैव विविधता। मतलब कि यहाँ पर आपको वृक्ष भी दिखाई दे सकते हैं, यहाँ आपको बकरी भी दिखाई दे सकती है, यहाँ आपको सियार भी दिखाई दे सकता है, यहाँ आपके पास मानव भी दिखाई देगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या है? ये सभी जीवित जीव है। इन्हीं को सामूहिक तौर पर एक शब्दावली दे दी गई, जैव विविधता। अर्थात जो एक, अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र भी ले लें तो उस पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे कि यहाँ पे वृक्ष, बकरी, सियार, मानव इत्यादि आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, मतलब कि अंदर की ओर देख लीजिए, वृक्ष, बकरी, सियार, मानव, अलग अलग आपके पास प्राणी दिख रहे हैं। और इन प्राणियों के मध्य भी आपको अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि अगर वृक्ष ले लिया जाए उदाहरण के तौर पे, तो वृक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। तो अब आप इसे पुनः कैसे परिभाषित करेंगे? परिभाषित आप ऐसा कर सकते हैं कि जैव विविधता जो है, इसका तात्पर्य है पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए सामूहिक तौर पर इस्तेमाल किया गया एक शब्द जैव विविधता, जिसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र या फिर एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में के अंदर, भीतर, या फिर उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के बीच पाए जाने वाली विभिन्नताओं को ही कहा जाता है जैव विविधता। तो चलिए, ये तो अब आपका डेफिनेशन हो गया। अब बात उठती है कि सर, इस जैव विविधता का हम वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे। तो चलिए अब हम इसके वर्गीकरण की बात कर लें। वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो आपके पास 3 प्रकार का इसका वर्गीकरण दिखाई देगा। 3 प्रकार का आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? वर्गीकरण। अब उस वर्गीकरण को हम डिटेल करते हैं। जैसे कि एक ले लिया गया, आनुवांशिक तौर पे जो भिन्नताएं पाई जाती है किनमें, इन जीवों में, तो हमने लिख दिया आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक, अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर आनुवांशिक विविधता। अब ये आनुवांशिक विविधता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि एक ही प्रकार की कोई आप प्रजाति ले लीजिए। एक ही प्रकार की प्रजाति की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि आपके घर में पिताश्री, आपके बड़े भैया और आप खुद जो उनके छोटे भाई हो, तीनों ही पुरुष वर्गों में आएंगे। बावजूद इसके आप में और पापा में और बड़े भैया में कई प्रकार के डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, भिन्नताएं पाई जाती है। उसका कारण है जेनेटिक स्ट्रक्चर या आनुवांशिक संरचना, उसे कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। तो इसका आधार क्या हुआ? अगर हम इसके आधार की बात करें तो इसका आधार हमें मिलता है क्या? जेनेटिक्स स्ट्रक्चर। जेनेटिक स्ट्रक्चर यहां पर हमें आधार दिखाई दिया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम वर्गीकरण के दूसरे फेज में जाते हैं। दूसरा जो है उसे हम लेंगे प्रजातीय विविधता। क्या कहा गया? प्रजातीय विविधता। अब ये प्रजातीय विविधता क्या है? देखिए, जब हम प्रजातीय विविधता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसे इंग्लिश में ऐसा कहेंगे कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसे हम समझेंगे कैसे? इसे समझने के लिए अब आप ऐसा देखिए कि किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में
किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र को आप ले लीजिए और उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर आप जाते हैं, जैसे ये एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, इसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर मैं एक पोषण स्तर की बात कर लूँ एक ये, और उस पोषण स्तर में खाद्य श्रृंखला दिखा दूं, तो आपको एकदम क्लियर विजन हो जाएगा कि प्रजाति विविधता होती क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे होती है। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। इस पारिस्थितिकी तंत्र में अगर खाद्य श्रृंखला बनाया जाए तो ये पौधा, और इस पौधा को खाने वाला कौन दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पे आपने क्या ले लिया, बकरी खाएगी। बकरी को खाने वाला कौन है, तो मान लीजिए आपने रख दिया सियार। अब आप देखिए एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आपने 3 अलग अलग पोषण स्तर ले लिया। कहीं आपको पौधा दिखाई दे रहा है, कहीं बकरी दिखाई दे रहा है, कहीं सियार दिखाई दे रहा है, मतलब कि 3 अलग अलग प्रजाति आपको यहाँ दिखी गई। स्पीसीज डाइवर्सिटी इसे ही कहते हैं। अलग अलग प्रजातियों की आप यहाँ पर बात करते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही प्रजाति के अंतर्गत भिन्नताएं पाई जाती जिसका आधार जेनेटिक स्ट्रक्चर हुआ, जबकि यहाँ पे पूर्णतः प्रजाति ही अलग अलग आपको पाई जा रही है। तो हम उसे कहते हैं प्रजातीय विविधता। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। क्लियर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट जब हम चलते हैं इसी वर्गीकरण में, तो हमारे पास एक और पॉइंट आएगा, वो है पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता। ध्यान से आप समझिएगा, अब ब्रॉड लेवल पे लिया जा रहा है। और पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता। अब पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता मतलब कि अब आप इसे क्या समझोगे, इंग्लिश में अगर आप कहना चाहो तो आप बोल सकते हो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उनमें हमको डाइवर्सिटी दिखाई देगी, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र को उदाहरण के तौर पर लेना पड़ेगा, तब आप इसे क्लियर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 पारिस्थितिकी तंत्र को ले लेता हूं। उदाहरण के तौर पर 2 पारिस्थितिकी तंत्र ले लिया जाए। चलिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दे दिया वन, और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दे दिया मान लीजिए मरुस्थल। मरुस्थल। अब अगर आप ध्यान से देखिए, जो ये वन है ये खुद में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और इस पारिस्थितिकी तंत्र में मतलब कि जो वन है, जो वृक्षों का यहाँ पे समूह आपको दिखाई दे रहा है, और वृक्षों पर आश्रित कई प्रकार के आपको जीव जंतु दिखाई देंगे, कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी दिखाई देंगे, और वो बिल्कुल भिन्न होंगे इस मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय तो काफी शुष्क क्षेत्र है, तापमान बहुत अधिक होता है, वनस्पतियां भी बहुत विरल होती है, जैसे झाड़ियां आपको पाई जाएगी, तो बिल्कुल आपके भिन्न यहाँ पे पशु पक्षी जीव जंतु दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो ये वन हो सकता है सदाहरित वन हो, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो, पत्तियां बड़ी बड़ी हो, जबकि जब आप मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं तो आपको झाड़ियां और कटीली पौधे दिखाई देते हैं। तो पाया गया है ना अलग अलग प्रकार की जैव विविधता। यही कारण है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के लिए आप लोगे डिफरेंट या फिर अलग अलग इकोसिस्टम। आई थिंक इट्स क्लियर। अभी समझ में आ गया आपको जैव विविधता और वर्गीकरण। अब इसके पश्चात जो हमें देखना होगा, हम देखते हैं वह है कि इस जैव विविधता का महत्व क्या है। देखिए, क्योंकि बिना महत्व को जाने हाउ विल यू डू द स्टडी अबाउट इट, कैसे आप पढ़ाई करोगे। तो चलिए महत्व को देखते हैं, जैव विविधता के महत्व कि क्या कुछ इसमें हमें महत्व या फिर इम्पोर्टेंस दिखाई देता है। जैव विविधता का महत्व, और इसे भी हम इन शॉर्ट समझेंगे, और वह भी उदाहरण के तौर पर। देखिए, महत्व की अगर बात किया जाए तो महत्व में हमें फिर से 2 से 3 पॉइंट दिखाई देते हैं। तो पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैव विविधता के महत्व को लेकर के, उसे लिया जा रहा है कि हम ले सकते हैं जैसे कि आर्थिक तौर पर, आर्थिक इसका महत्व क्या है। चलिए आर्थिक महत्व देख लेते हैं। आर्थिक महत्व या फिर आर्थिक भूमिका, आर्थिक भूमिका या आर्थिक महत्व आप लिख सकते हो। अब आर्थिक महत्व यहाँ दिया गया है, तो उदाहरण के तौर पर आप जानते हो कि जैव विविधता जो होती है वह स्वयं में एक ऊर्जा का स्रोत है, स्वयं में ऊर्जा का स्रोत है। और तो और अगर बात किया जाए जैसे कि जैव विविधता में आपने वनों को देखा, वनों से प्राप्त होती लकड़ी
और लकड़ी से प्राप्त होगा ऊर्जा, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो लकड़ी है वह स्वयं में एक कच्चे माल की तरह आपको दिखाई देता है किसी अन्य फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। तो हुआ ना ये आर्थिक महत्व, मतलब कि आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक लकड़ी ले सकते हो, यह आ गया आपके पास, जो कि आर्थिक महत्व को यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अन्य महत्व की अगर बात किया जाए तो ये तो आर्थिक महत्व हो गया, और क्या महत्व हो सकता है जैव विविधता के? तो जैव विविधता के और महत्व की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पारिस्थितिकीय महत्व भी दिखाई देता है। पारिस्थितिकीय महत्व कैसे? पारिस्थितिकीय महत्व अभी तो हमने पारिस्थितिकीय तंत्र जो वर्गीकरण में लिया, तो यहाँ पे पारिस्थितिकीय महत्व क्यों हुआ उसे अब समझते हैं। यहाँ देखिए पारिस्थितिकीय महत्व ये कैसा दिखा रहा है हमें, इसे समझते हैं। पारिस्थितिकीय महत्व की अगर बात किया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के आप जो एक्चुअल मेन रोल होता है उसे ध्यान दीजिए। एक्चुअल रोल क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर? उसका मेन रोल ये होता है कि वो पोषण जो, या फिर आप कह सकते हो खनिज पोषक तत्व आप कह सकते हो, तो जो खनिज पोषक तत्व है वो पोषण स्तर के माध्यम से उसका चक्रण करता है। बात बिल्कुल सही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो कार्बन यौगिक में परिवर्तित होता है, और वही कार्बन यौगिक फिर वृक्ष से बकरी, बकरी से सियार, सियार से शेर, और जब ये सब मर जाए तो अपघटन इनका किया जाता है और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में चला जाता है। तो ये इन्होंने क्या किया? पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको उन्होंने निभाया। कौन? जैव विविधता के होने की वजह से। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप एक और कह सकते हो कि वायुमंडलीय जो गैस होते हैं उनका विनियमन करना, हाँ बिल्कुल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड बताया, नाइट्रोजन बताया, तो ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होने वाले जो कार्य हैं उनको निभाने का जिम्मा जो होता है इस जैव विविधता के अंतर्गत आने वाली सभी प्रजातियों का होता है, इसलिए इनका ये महत्व है। तृतीय अगर बात किया जाए और क्या महत्व दिखाई देता है, तो महत्व के तौर पर हमें यहाँ पर एक वैज्ञानिक महत्व भी दिखाई देता है। अब वैज्ञानिक महत्व क्या है इसे समझते हैं। यहाँ देखिए वैज्ञानिक महत्व, इस वैज्ञानिक महत्व को आप अंग्रेजी में कह सकते हो कि ये साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की यहाँ पे बात चली। अब साइंटिफिक इंपॉर्टेंस कैसा हुआ सर, इसे आप डिटेल में समझाइए। तो इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। आज हम जो मानव है वो एडवांस स्टेज में, जबकि हम पहले के मानव की अगर बात करें तो वो पहले कभी एक बंदर हुआ करता था, ये साइंस कहती है। तो बंदर से सभी जटिलताओं को पार करके आज मानव ने जो ग्रहण किया है अपना स्वरूप, आज जो वर्तमान में है, इनकी जटिलताओं का अध्ययन करने में हमें जैव विविधता काफी मददगार होता है। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हो कि पृथ्वी के जीवन के विकासवादी इतिहास को समझने में ये काफी महत्व रखता है। तो ये था जैव विविधता के महत्व से संबंधित बात। अब हमें देखना होगा कि जैव विविधता की हानि कैसे होती है, नुकसान कैसे होता है। चलिए हम इसे देखते हैं। ये जैव विविधता के नुकसान को और बेहतर तरीके से मैं दिखा देता हूं। जो यहाँ पे अभी आपको स्लाइड में दिखा उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, जैव विविधता की हानि। जैव विविधता की हानि, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर बात किया जाएगा लॉसेस का, कि कैसे यहाँ पर लॉस होता है जैव विविधता का, जैव विविधता की हानि, या फिर आप उसे कह सकते हो कि कैसे नुकसान पहुँचता है उसकी बात चल रही है। ठीक, नुकसान पहुँचना, तो पहले तो हम इसको परिभाषित कर देते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे भाई? जैव विविधता की हानि का मतलब ये होता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र आपने ले लिया, उस क्षेत्र में जो प्रजाति है उनकी संख्याओं में कमी आना। प्रजातियों की संख्याओं में कमी आना ही कहलाता है जैव विविधता की हानि। तो भाई अब प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कारण क्या हो सकता है। कारण, अब कारण 3 से 4 प्रकार के होंगे। जैसे कि एक कारण आप ले सकते हो आवास की हानि, आवास की हानि, या फिर आप लिख सकते हो आवास का विनाश।
अब ये आवास का विनाश क्या है सर, ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही। तो इसे आप साधारण भाषा में समझिए, जैसे कि वृक्ष जो होता है वो स्वयं में एक प्राकृतिक आवास है, उस पर आश्रित कई प्रकार के जीव जंतुओं को अगर मानवीय गतिविधियों के चलते उस वृक्ष को काट दिया गया, वन उन्मूलन कर दिया गया, तो उससे संबंधित जितने भी जीव जंतु है वो विलुप्ति के लिए संवेदनशील हो जाते हैं, बिल्कुल संवेदनशील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो आवास रहा नहीं ना, तो इसलिए कारण दिया जाता है आवास का विनाश। चलिए दूसरा अब हम देखते हैं और क्या हो सकता है दूसरे कारण की ओर। तो दूसरे कारण में आप जैसे कि दे सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? प्राकृतिक आपदाएं। अब ये प्राकृतिक आपदाएं किस तरीके से जीव जंतुओं की विविधता में नुकसान पहुंचाएगा, इसे हम समझते हैं। तो इसे अगर समझना है तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि बाढ़ का आना या भूकंप आ जाना। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आप जानते हो किसी भी एक स्थान पर यदि बाढ़ आ जाए, अचानक यदि बाढ़ आ जाए, तो वहां पर रह रहे जो स्पीसीज है या जीव जंतु है या फिर मानव जाति है, उनको काफ़ी जानो माल की हानि होती है और उन्हें इतना नुकसान पहुंचता है कि वो विलुप्त भी हो सकते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि। और कुछ कारणों की अगर बात किया जाए जैव विविधता की हानि में, तो हम यहाँ पर एक साइंटिफिक अप्रोच को भी हम कारण मान सकते हैं। जैसे कि औषधियाँ बनाने के लिए जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट मतलब कि आप यहाँ पर ले सकते हो औषधियों वाली जो वनस्पति है। तो औषधि वाली जो वनस्पति है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वनस्पति जो है औषधि वाली, उनका अत्यधिक क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। कैसे शोषण भाई? ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कि उदाहरण अगर मैं दूं तो आज हमारे देश में अगर फार्मा इंडस्ट्रीज चल रही है, तो अगर वो दवाइयाँ बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले मान लीजिए अगर वो वनस्पति से संबंधित कुछ चीज़ों को लेना चाहते हैं, औषधि को, ताकि उससे संबंधित वो फार्मा इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट तैयार कर सके, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ेगी और अपने लेबोरेटरी में साइंटिफिक अप्रोच लाने के लिए इन्हीं औषधीय वनस्पतियों को वो लाएंगे और उस पर वो क्या करेंगे? तो प्रैक्टिकल करेंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिकल करते 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 रहने पे कई प्रकार की जो वनस्पति है, जो औषधीय तौर पर जानी जाती है, उनका शोषण हो रहा होता है और ये भी हमें विलुप्ति की कगार में दिखाई देते हैं। एक और अन्य कारण आप ले सकते हो, वो है वायुमंडलीय परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जलवायु परिवर्तन अगर हम लेते हैं तो वहां पर भी हमें जैव विविधता की हानि दिखाई देती है, या फिर वायुमंडलीय गैसों को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जिसे आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन में उदाहरण के तौर पर आप जैसे कि ले लीजिए मानवीय गतिविधियां, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, वो वातावरण में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगा, फिर वो क्या करेगा? सोलर एनर्जी जो आएगा उसको अवशोषित करेगा और पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि करता जाता है। और कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उस वृद्धि हो रहे तापमान को सहन नहीं कर पाते और वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये भी हमें एक कारण दिखाई देता है जैव विविधता की हानि में। बात करें अगर हम इससे संबंधित और चीज़ों की कि आखिरकार क्या चीज़ है जिससे आपके पास ये हानि हो रही है, तो फिर आप मानवीय गतिविधियों के तौर पर भी और कुछ बातों को रख सकते हैं, जैसे कि वन उन्मूलन तो मैंने आपको बता ही दिया। और मानवीय गतिविधियां हो गई, जैसे कि आप बता सकते हैं कि सर मानवीय गतिविधियों की जैसे माइनिंग कर दी जाती है, माइनिंग अगर कर दिया गया, खनन कर दिया गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने पेड़ों को काट दिया इत्यादि इत्यादि, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक आवास वहां पे मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो जैव विविधता को हानि होगी ही। तो यह था हमारा आज का टॉपिक और ऐसे ही टॉपिक को लेकर के मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।